हाँ भाई। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोग का? बढ़िया। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या? टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आप टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स को देखते हैं तो उसमें आपको दो पोर्शन में उसका दिखाई देगा। एक होता है अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, और दूसरा होता है, हाँ भाई, एक तो हो गया रूट सिस्टम और दूसरा क्या होता है एरियल शूट सिस्टम। एरियल शूट सिस्टम। इसी एरियल शूट सिस्टम में आता है क्या? फ्लावर। क्या आता है भाई? फ्लावर। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लावर क्या है तो क्या जवाब देंगे? हाँ भाई, फ्लावर क्या है? एरियल शूट सिस्टम है। उसके अलावा फ्लावर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो अंडरग्राउंड रूट सिस्टम हमको नहीं पढ़ना है। अंडरग्राउंड रूट सिस्टम हम पढ़ चुके हैं कहां पे? मॉर्फोलॉजी वाले पोर्शन में 11th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास में रूट शूट ये सब का मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या है? फ्लावर को पढ़ना है। किसको पढ़ना है भाई? फ्लावर को पढ़ना है। फ्लावर क्या है? हाँ, फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या कहलाता है भाई? फ्लावर कहलाता है। फ्लावर क्या भाई? तो इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या कहलाता है भाई? एंजियोस्पर्म का फ्लावर कहलाता है। उसके अलावा पूछा जाए फ्लावर क्या है, दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो फ्लावर क्या है भाई? हाईली मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर क्या है? हाईली मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर क्या है? हाईली मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या भाई? हाईली मॉडिफाइड शूट है। ठीक है। अब सर शूट तो उसको कहते हैं ना जिसमें फ्लोरल एक्सिस पे या स्टेम पे क्या लगा रहता है? डिफरेंट टाइप्स के लीव्स लगे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। बिल्कुल। तो ये फ्लावर क्या होता है? ये मॉडिफाइड शूट होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड शूट होता है। तो सर इसमें कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम जो देख रहे हैं वो क्या है? वो क्या है? लीफ है। क्या है? लीफ है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लावर क्या है तो फ्लावर मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर क्या भाई? मॉडिफाइड सूट है जो मॉडिफाइड लीफ को रखता है, जो फ्लोरल एक्सिस पे मॉडिफाइड लीफ को रखता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फ्लावर कहलाता है। फ्लावर में मेनली 4 मॉडिफाइड लीव्स होते हैं और इस 4 मॉडिफाइड लीव्स को कहते हैं 4 डिफरेंट वॉल्स। क्या कहते हैं? 4 डिफरेंट वॉल्स कहते हैं। WHORLS। 4 डिफरेंट वॉल्स, जैसे कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये क्या है भाई? फ्लोरल एक्सिस पे 4 डिफरेंट वॉल्स है। ठीक है। अब देखो भाई, अब हम चूंकि आप समझ के आए हैं या फिर आपको पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे। इस फ्लोरल पार्ट्स में या मॉडिफाइड लीफ में मेनली 4 डिफरेंट मॉडिफाइड लीफ होते हैं। फ्लावर में मेनली 4 मॉडिफाइड लीफ होते हैं। इस 4 मॉडिफाइड लीफ को पहला क्या हो गया भाई? कैलिक्स। सबसे फर्स्ट वन क्या हो गया? कैलिक्स। ये सबसे बाहर रहता है। कैलिक्स के बाद क्या होता है? कोरोला। क्या होता है? कोरोला। कैलिक्स, कोरोला। कोरोला के बाद एंड्रोशियम। क्या होता है? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के बाद होता है गाइनोइशियम। ठीक है। कैलिक्स, कोरला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। देखो सबसे बाहर जो होता है ना वो क्या होता है? कैलिक्स होता है। क्या होता है? कैलिक्स। अब ये फ्लावर में ये जो ग्रीन वाला पोर्शन तुमको दिखाई दे रहा है, सबसे बेसल पोर्शन, ये ग्रीन वाला पोर्शन, इस ग्रीन वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। अगर सब एक साथ में है तो कैलिक्स। क्या मतलब? इसका कलर कैसा है? तो ग्रीन कलर का है। और ये फ्लोरल बर्ड को इमेजिनेशन कीजिए कि ये फ्लावर अभी एकदम बर्ड के कंडीशन में, तो ये फ्लोरल बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? कैलिक्स। कैलिक्स क्या कहता है? फ्लोरल बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
आपको पता है अगर इस कैलिक्स को देखते हैं ना तो कैलिक्स के एक मेंबर को आपको फील होता है कि कैलिक्स इसमें 1 2 3 4 5 4 डिफरेंट 4 या 5 है ना 4 to 5 सेपल से मिलके बना होता है। किससे? 4 to 5 सेपल से मिलके बना होता है। अब देखो ये वाला को बस एक को उठा के देखेंगे ना तो इसको क्या कहेंगे? सेपल। और सारे सेपल्स को अगर साथ में देखेंगे तो क्या कहेंगे? कैलिक्स। तो हम सेपल्स को हटा रहे हैं, यानी कि कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं? कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। तो सेपल क्या है भाई? यूनिट ऑफ कैलिक्स। सेपल क्या है? यूनिट ऑफ कैलिक्स। अब देखो ये सब सेपल है और बहुत सारे सेपल से ये बहुत सारे सेपल से मिलके क्या बनता है? तो बहुत सारे सेपल से मिलके बनता है कैलिक्स। क्या बनता है भाई? कैलिक्स। आप देखते हैं ये जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर एक फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज्ड होता है, ठीक है, और एक सॉलिड पोर्शन होता है। फ्लोरल एक्सिस के एपेक्स वाले पोर्शन पे क्या होता है? एक सॉलिड पार्ट होता है। उस सॉलिड पार्ट को क्या कहते हैं? उस सॉलिड पार्ट्स को कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। तो ये हो गया थैलेमस, और थैलेमस पे सबसे बाहरी वॉल्स जो था वो क्या है? कैलिक्स है। क्या है भाई? कैलिक्स। और कैलिक्स बहुत सारे सेपल से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? कैलिक्स बहुत सारे सेपल से मिलके बना हुआ है। चलिए, तो सेपल के बाद जो आता है, यानी कैलिक्स के बाद जो आता है फ्लोरल वॉल्स, वो क्या होता है? बोलो ना, क्या होता है? कोरोला होता है। क्या होता है भाई? कोरोला। कैलिक्स, कोरोला। वैसे ही कोरोला, ये जो रेड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस रेड वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। लेकिन अगर आप एक कोरोला को देखिएगा ना, इस एक कोरोला को निकाल के इस एक कोरोला को क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो कोरोला का एक यूनिट क्या कहलाता है? पेटल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पेटल्स कहलाता है। कोरोला के यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। तो सेपल, पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला। अच्छा, तुम 11th क्लास वाला थोड़ा सा रिकैप करते हैं। जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाता है, जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज हो जाता है, या जब कैलिक्स और कोरोला को आप पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है, डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस फ्लावर के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? कमेंट में बताना क्या कहते हैं। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं, हम नहीं बताते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला जब फ्यूज हो जाएगा, आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पाइएगा कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है। तो फ्लावर के उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, और वो कहाँ पे पाया जाता है? मतलब मोनोकॉट्स प्लांट्स में या डाइकॉट्स प्लांट में, मतलब मोनोकॉट फ्लावर में या डाइकॉट फ्लावर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको थोड़ा बताना तो तुम। चलो, तो कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। वैसे ही इस कोरोला को हटा दिए, यानी ये क्या है? पेटल्स है। क्या है? पेटल्स है। यानी यूनिट ऑफ कोरोला क्या कहलाता है? पेटल्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पेटल्स कहलाता है। सारा पेटल्स खत्म, और सारे पेटल्स को मिला के एक साथ क्या कहेंगे? कोरोला कहेंगे। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला। कोरोला के बाद क्या आते हैं? एंड्रोशियम। क्या आता है भाई? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या है भाई? ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। चलिए, एंड्रोशियम क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या भाई? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये जो एंड्रोशियम होता है ये ऐसे होता है ना, देखे होंगे एंड्रोशियम। यहाँ पे ये चाइना रोज का फ्लावर है, यहाँ पे एंड्रोशियम यहाँ पे दिखाई देता है, ये येलो येलो कलर का है ना, बहुत सारे एंड्रोशियम है। अगर आप इसको देखिएगा एक एंड्रोशियम को निकाल के, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे एंड्रोशियम। ठीक है, अब देखो भाई, एंड्रोशियम का एक यूनिट, इसको बस देखते हैं। एक एंड्रोशियम को अगर आप निकाल के देखते हैं ना, तो क्या कहेंगे? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को कहते हैं, बोलो ना क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को कहते हैं स्टैमिन। क्या कहते हैं? स्टैमिन। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को क्या कहते हैं? स्टैमिन कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, या फिर आगे एक बार और बता देते हैं। अब वैसे ही गाइनोशियम है ना, ये वाला हो गया पूरा पोर्शन गाइनोशियम। अगर आप पूरे एंड्रोशियम को हटाइएगा, ठीक है, ये वाला पूरा एंड्रोशियम को हम हटा देते हैं। एंड्रोशियम को अगर हटा देते हैं ना, ओ शिट, तो ये सब क्या बच जाता है? ये पूरा एक कंप्लीट क्या हो जाता है? गाइनोशियम हो जाता है। और गाइनोशियम
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। गाइनोशियम क्या है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? गाइनोशियम के यूनिट को कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल। क्या कहते हैं? पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि यूनिट ऑफ गाइनोशियम क्या कहलाता है? पिस्टिल या कार्पेल कहलाता है। देखो भाई, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अगर आप डाइवर्सिटी वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं बढ़िया से, तो आपको पता है स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोरोफिल पता है? स्पोरोफिल हमें कोई बताएगा स्पोरोफिल क्या होता है? ठीक है, स्पोरोफिल क्या होता है? तो अगर लीफ रिप्रोडक्टिव यूनिट में या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, अगर लीफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है तो उस लीफ को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तुमको पता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये सब क्या है? ये सब सर मॉडिफाइड लीफ है। क्या है? फ्लावर का मॉडिफाइड लीफ है। लेकिन आपको पता है जो मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट के जैसा काम करता है, जो मेन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो कौन है? क्या कैलिक्स डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है? नहीं होता है। कोरोला रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है? नहीं होता है। ठीक है, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम है स्पोरोफिल। क्या है भाई? स्पोरोफिल। एक बार फिर से, एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है? स्पोरोफिल है। क्या है? स्पोरोफिल है। यानी वैसा लीफ, वैसा मॉडिफाइड लीफ जो रिप्रोडक्शन के लिए बना हुआ है, उस मॉडिफाइड लीफ को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। इसका मतलब एंड्रोशियम क्या हो गया? स्पोरोफिल हो गया। गाइनोशियम क्या हो गया? स्पोरोफिल हो गया। अब देखो भाई, एंड्रोशियम जिस गैमेट्स को बनाता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो गैमेट्स बनता है ना, वो गैमेट्स पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन छोटा होता है। ठीक है, जो मेल गैमेट्स बनता है, पॉलन ग्रेन भी गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर भी होता है गैमेट्स। यानी जो गैमेट्स होते हैं ना, एंड्रोशियम में जो गैमेट्स बनते हैं वो बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? वो छोटे होते हैं। और गाइनोशियम में जो गैमेट्स बनता है ना, फीमेल एग बनता है, ये क्या होता है? कॉम्पैरेटिवली बड़ा होता है। एक सेल क्या होता है? मेल गैमेट्स के रिस्पेक्ट में एक सेल बड़ा होता है। तो जिसमें एक सेल बनेगा, जिसमें बड़ा गैमेट्स बनेगा, उसको बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोफिल। यानी अगर कहीं गाइनोशियम नहीं लिख के क्या लिखा हुआ है? मेगा स्पोरोफिल लिखा हुआ है, यानी आप समझ जाएंगे मेगा स्पोरोफिल का मतलब क्या कहना चाहता है ये? मेगा स्पोरोफिल का मतलब है गाइनोशियम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल रिप्रोडक्टिव लीफ। मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। क्यों कहते हैं मेगा स्पोरोफिल? पता चला? चलिए, तो मेगा स्पोरोफिल और एंड्रोशियम को क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरोफिल। क्या कहेंगे भाई? माइक्रो स्पोरोफिल। क्लियर है? यहां पे मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल। यानी एंड्रोशियम कहने का मतलब है माइक्रो स्पोरोफिल और गाइनोशियम कहने का मतलब है मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल का मतलब तुम समझ जाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब किससे? डिटेल में किसको पढ़ना है भाई? पढ़ क्या रहे हैं? पहले टारगेट क्या है अपना? हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को मेनली 3 स्टेप में पढ़ते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड, बोलना भाई, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 इवेंट्स आए थे। कौन कौन से? एक तो था गैमिट्स फॉर्मेशन और दूसरा गैमिट ट्रांसफर। गैमिट फॉर्मेशन को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर को कहते हैं पॉलिनेशन। इसका मतलब आप समझ गए कि सबसे पहले अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? गैमिट फॉर्मेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? गैमिट फॉर्मेशन यानी गैमिटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, अभी हम फीमेल गैमिट्स को बनाएंगे, है ना, तो मेगा गैमिटोजेनेसिस कहेंगे, और मेल गैमिट्स को बनाएंगे तो माइक्रो गैमिटोजेनेसिस कहेंगे। यही तो है ना,
चलो तो देखते हैं सबसे पहले हम। अच्छा, कैलिक्स और कोरोला हम पढ़ चुके हैं, जितना हमको पढ़ना था 11th क्लास में। कहाँ पे? 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो कैलिक्स कोरोला नहीं पढ़ना है अपने को। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? एंड्रोशियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि भाई इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। एंड्रोशियम में क्या पढ़ेंगे? गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यही तो पढ़ना है। तो सबसे पहले एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? एंड्रोशियम पढ़ लेंगे। एंड्रोशियम में मेल गैमेट्स को बना लेंगे, गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा। उसके बाद गाइनोशियम पढ़ेंगे। गाइनोशियम में फिर फीमेल गैमेट्स को बना लेंगे, एक सेल को बना लेंगे। उसके बाद गैमेट ट्रांसफर करेंगे, जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर हम क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो बनाएंगे। तो एम्ब्रियो जेनेसिस को पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। यहां तक बात क्लियर है? तो अब हम शुरू करेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? अभी तो बताया। स्पोरोफिल क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मोडिफाइड लीफ क्या कहलाता है भाई? स्पोरोफिल कहलाता है। ठीक है, चलिए कहां पे थे? हाँ भाई, एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम के यूनिट को कहते हैं, बोलो ना, एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम के यूनिट को कहते हैं स्टैमिन। क्या कहते हैं? स्टैमिन। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टैमिन कहते हैं। अगर आप स्टैमिन को देखिएगा ना, तो इसमें आपको मेनली दो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक तो स्टैमिन का फिलामेंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फिलामेंट दिखाई देगा। और दूसरा आपको दिखाई देगा इसका एंथर लोब। क्या दिखाई देगा? एंथर लोब दिखाई देगा, यानी एंथर दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये जो फिलामेंट होता है ये सिलेंडर स्टॉक होता है। क्या होता है भाई? सिलिंड्रिकल स्टॉक होता है। स्टैमिन के सिलिंड्रिकल स्टॉक को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और इस फिलामेंट पे की टर्मिनल पोजीशन पे क्या होता है? एंथर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है भाई? एंथर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो एंथर है ये क्या है? ये फर्टाइल पार्ट होता है। एंथर क्या होता है? स्टैमिन का फर्टाइल पार्ट होता है। एक बार फिर से, एंथर क्या होता है? फर्टाइल पार्ट होता है। और ये फर्टाइल पार्ट प्रोड्यूस करता है, ये फर्टाइल पार्ट होता है। और ये फर्टाइल पार्ट बनाता है क्या? पॉलन ग्रेन को। क्या प्रोड्यूस करता है भाई? पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। इसी में बनता है, इस एंथर में बनता है पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। एंड्रोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? स्टैमिन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टैमिन कहते हैं। यहां तक बात पूरा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं एंथर का, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर के स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें मेनली दो लोब ऐसे ऐसे बने होते हैं। ठीक है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहने का मतलब है टू लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या? टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और दो लोब्स आपस में ये सेपरेट होते हैं। किससे? ये देखो ना, दो लोब आपस में सेपरेट है। किससे? वैसा पॉइंट जहां पे फिलामेंट और एंथर जुड़ा हुआ है, और इस पॉइंट को कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। तो एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये दोनों लोब आपस में सेपरेट होता है। दोनों लोब आपस से सेपरेट होता है। किसके हेल्प से? कनेक्टिव के हेल्प से। किसके हेल्प से भाई? कनेक्टिव के हेल्प से। और कनेक्टिव क्या है? कनेक्टिव वैसा पॉइंट है, वैसा स्ट्रक्चर है जहां पे फिलामेंट और एंथर लोब आके अटैच्ड होते हैं। उसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। दोनों लोब्स आपस में सेपरेट होते हैं। किसके थ्रू? कनेक्टिव के थ्रू। तो लिखेंगे टू लोब्स ऑफ एंथर सेपरेट बाय व्हाट? कनेक्टिव। आपको तो लगेगा सर कनेक्टिव के थ्रू तो ये जुड़े हुए हैं। नहीं भाई, कनेक्टिव के थ्रू फिलामेंट और एंथर लोब जुड़ा हुआ है, और दोनों एंथर लोब आपस में सेपरेट है। किसके थ्रू?
कनेक्टिव के थ्रू। किसके थ्रू? कनेक्टिव के थ्रू। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पे देखते हैं, निकालिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 21। ठीक है, चलो भाई इसको रब कर देता हूं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 21 निकालिए और पेज नंबर 21 पे फिगर दिया हुआ है क्या? 2.2। क्या दिया हुआ है फिगर? 2.2 दिया हुआ है। वहां पे एंथर के फिगर को देखिए अच्छे से, आपको पता चलेगा कि ये जो एंथर है ना, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट लोब हुआ और ये दूसरा एक कंप्लीट लोब हुआ। ठीक है, तो एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आपस में सेपरेट होते हैं किसके थ्रू? ये क्या हो गया? ये हो गया कनेक्टिव। क्या हो गया? कनेक्टिव। ये कनेक्टिव के थ्रू सेपरेट होते हैं। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो एक लोब में दो थीका है, एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है। ठीक है, ईच एंथर लोब हैज 2 थीका। ठीक है, देखो ईच एंथर लोब के पास कितने थीका है? तो 2 थीका प्रेजेंट है। कितना थीका प्रेजेंट है? 2 थीका प्रेजेंट है। थीका क्या होता है सर? थीका इसका मतलब होता है, थीका मतलब होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो एक देखो, एक तो ये कंप्लीट लोब हुआ एंथर का और ये दूसरा कंप्लीट लोब हुआ। ठीक है, एक लोब में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये दूसरा सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक लोब में कितना थीका प्रेजेंट है? 2 थीका प्रेजेंट है। कितना थीका प्रेजेंट होता है भाई? 2 थीका प्रेजेंट होता है। 2 थीका यहां पे हो गया और 2 थीका यहां पे हो गया। आया समझ में? तो ईच एंथर लोब के पास 2 थीका प्रेजेंट होता है। अगर आप इस ईच थीका में देखिएगा, क्या ईच थीका में देखिएगा, ईच थीका मतलब ईच सैक लाइक स्ट्रक्चर में देखिएगा, तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एक थीका में आपको एक माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगा। देखो एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक लोब में क्या होता है? 2 थीका प्रेजेंट होता है। क्या होता है? 2 थीका प्रेजेंट होता है। थीका मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर। अगर इस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एक थीका में अगर आप देखते हैं तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 1 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 1 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब एंथर के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। 1 2 3 4 या 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एक माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जहां पे माइक्रोस्पोर बनेगा, जहां पे माइक्रोस्पोर बनेगा या जहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है कहां पे? ये माइक्रोस्पोरेंजिया सर माइक्रोस्पोरोफिल में। कहां पे है? माइक्रोस्पोरोफिल में क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनता है। क्लियर है? आगे आते हैं। 1 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी एक एंथर के पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, इसीलिए एंथर को कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर क्या होता है? बोलो ना, क्या होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट। ये सब कॉन्सेप्ट है, अगर ये सब आपका क्लियर है ना तो क्वेश्चन तुरंत बनेगा। एक एंथर क्या होता है भाई? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। क्लियर है? चलिए, ये जो था पूरा एंथर का कहानी। एनसीईआरटी वाले फिगर को आप अच्छे से देखिए, उसका लेबलिंग अच्छे से देखिए। एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो, है ना, पढ़ रहे हैं तो। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग उसको कमेंट्स में प्लीज, है ना, अधिक से अधिक पूछिए। ठीक है, एनसीईआरटी के किसी लाइन में अगर डाउट होता है तब भी आप उसको पूछिए।
लेक्चर के नोट्स में कुछ नहीं समझ में आता है तब भी आप उसको पूछें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को देखना है कि भाई ये बनता कैसे है माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, चलिए क्लियर करते हैं, आगे आते हैं। तो अगर आप माइक्रोस्पोरेंजिया को देखेंगे ना तो इसमें मेनली जब ये इसका फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो मेनली इसमें 2 लेयर होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया कहने का मतलब है एंथर के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। और जब ये इनिशियली बनता है ना तो इसमें 2 स्ट्रक्चर होता है, एक तो होता है एपिडर्मल सेल और दूसरा होता है हाइपोडर्मल सेल। क्या होता है? एपिडर्मल सेल और दूसरा होता है हाइपोडर्मल सेल। आप इमेजिनेशन कीजिए कि भाई ये जो सेल है ना, मतलब जो एंथर है ये अभी जस्ट बनने ही वाला है, एकदम इसका फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। तो एंथर में इनिशियली बस 2 लेयर होते हैं, एक पहला लेयर पिंक वाला हो गया और ये दूसरा लेयर हो गया व्हाइट वाला, ठीक है। ये 2 ही लेयर होते हैं। तो इस 2 लेयर को हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। जो आउटर लेयर होता है, इस आउटर लेयर को क्या कहते हैं? इस आउटर लेयर को कहते हैं एपिडर्मल। क्या? एपिडर्मल सेल या एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल्स। इस एपिडर्मल सेल्स में, इस एपिडर्मल सेल्स के नीचे, जस्ट नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मल सेल। क्या होता है भाई? हाइपोडर्मल सेल। तो ये होता है हाइपोडर्मल सेल्स। देखो भाई ये इस तरह से कुछ बड़ा सा हाइपोडर्मल सेल्स होता है। क्या? हाइपोडर्मल सेल्स होता है। ये जो हाइपोडर्मल सेल्स है ना, हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं, कुछ हाइपोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो एक एंथर लोब में काफी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं? काफी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। और ये प्रोमिनेंट होके, मतलब बड़े होके, लार्ज होके क्या बनाते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स को बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? आर्कीस्पोरियल सेल्स को बनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या है, तो आर्कीस्पोरियल सेल हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं। एंथर के हाइपोडर्मल सेल्स को क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आर्कीस्पोरियल सेल्स। यहां पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या है? तो हाइपोडर्मल सेल्स, प्रोमिनेंट हाइपोडर्मल सेल्स को क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल एंथर वॉल के, एंथर में डिफरेंट वॉल को बनाएगा और स्पोर मदर सेल को भी बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी बनाएगा, ठीक है। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया को भी बनाएगा। ये किसको बनाएगा? माइक्रोस्पोरेंजिया को बनाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू को बनाएगा। कौन? आर्कीस्पोरियल सेल। उसके अलावा यही आर्कीस्पोरियल सेल है जो एंथर के डिफरेंट वॉल को बनाता है। किसको बनाता है? एंथर के डिफरेंट वॉल को बनाता है आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल है क्या? तो ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स है। क्या भाई? ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स है, सेल्स या फिर ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स है जो क्या बनाएगा भाई? एंथर वॉल, डिफरेंट एंथर वॉल को बनाएगा, स्पोर मदर सेल वॉल को बनाएगा, स्पोर मदर सेल को बनाएगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, अब आर्कीस्पोरियल सेल्स को देखेंगे डिटेल में, लेकिन उसके पहले आप एंथर वॉल को डिटेल में देखिए, समझिए। देखो भाई, हम आपको पढ़ाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। जब इनिशियल कंडीशन में इस एंथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो एंथर वॉल में बस 2 ही लेयर होते हैं, एक तो एपिडर्मल लेयर और दूसरे हाइपोडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर को तो इसका काम है प्रोटेक्शन, और दूसरा हाइपोडर्मल लेयर, और इस हाइपोडर्मल सेल्स में, लेयर में
कुछ हाइपोडर्मल लेयर में कुछ प्रोमिनेंट सेल हो जाते हैं, कुछ लार्ज बड़े सेल्स हो जाते हैं, जिसको कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स आगे चलकर यानी जब एंथर मैच्योर होगा तब एंथर के डिफरेंट वॉल को, एंथर के डिफरेंट स्ट्रक्चर को बनाता है। कौन? आर्कीस्पोरियल सेल्स। एंथर में सर कितने वॉल होते हैं? तो एंथर में पहला वॉल तो हो गया तुम्हारा आउटर मोस्ट वॉल, जिसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद इनर लेयर होता है जिसको इंडोथेशियम कहते हैं। उसके बाद मिडिल लेयर होता है और टेपेटम होता है। टेपेटम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स देखने को मिलेंगे, और यही स्पोरोजिनस सेल्स मिलकर बनाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी ये सब जो इंडोथेशियम हो गया, तुम्हारा टेपेटम हो गया, उसके अलावा मिडिल लेयर हो गया, उसके अलावा स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया, ये सब कौन बनाता है? ये बनाता है हाइपोडर्मल सेल। और जो स्पेशलाइज्ड हाइपोडर्मल सेल इस सब स्ट्रक्चर को बनाता है, उस स्पेशलाइज्ड हाइपोडर्मल सेल्स को क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं डिटेल में, चीजें समझ में आएंगी। कोई डाउट होगा तो आप लोग उसको बार बार पूछिएगा। चलिए एंथर वॉल को अभी हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई, ये इस तरह से कुछ एंथर वॉल होता है। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इस एंथर के बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में जो सबसे आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, थोड़ा सा जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, उस आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये वाला जो हो गया वो क्या हो गया? एपिडर्मिस हो गया। क्लियर है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, अब देखो भाई, तुम एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो दूसरा लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंडोथेशियम। क्या कहते हैं? इंडोथेशियम। तो ये हो गया इंडोथेशियम। यहां पे सबका फंक्शन समझते चलेंगे। ठीक है। एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है? तो एपिडर्मिस का काम है बस एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है। इंडोथेशियम का क्या फंक्शन है? इंडोथेशियम का फंक्शन है कि ये जो इंडोथेशियम के वॉल होते हैं ये फाइब्रस वॉल होते हैं। कैसे वॉल होते हैं भाई? फाइब्रस वॉल होते हैं। और ये जब फाइब्रस वॉल मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ये डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं भाई? डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है। यानी इसके कारण, इंडोथेशियम के कारण जो पॉलन ग्रेन मैच्योर होके बाहर जाता है ना एंथर में से, एंथर से पॉलन ग्रेन मैच्योर होके बाहर जाता है, वो किसके कारण होता है? इंडोथेशियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? इंडोथेशियम के कारण होता है। ठीक है। ये डेहिसेंस में हेल्प करता है। जब पॉलन मैच्योर हो जाता है, तो पॉलन जब मैच्योर हो जाएगा तो एंथर वॉल टूट जाएगा, और एंथर वॉल के टूटने को क्या कहते हैं? डेहिसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डेहिसेंस कहते हैं। तो इस डेहिसेंस का कारण क्या है? इंडोथेशियम का वॉल, क्योंकि इसके वॉल पे क्या होता है? फाइब्रस डिपोजिशन होता है। क्या होता है भाई? फाइब्रस डिपोजिशन होता है, फाइब्रस बंडल होते हैं, और जब ये मैच्योर होता है तो फाइब्रस बंडल टूट जाता है। ठीक है। किसी स्पेसिफिक रीजन से फाइब्रस बंडल टूटता है, उस स्पेसिफिक रीजन को, यहां पे होता है वो स्पेसिफिक रीजन और यहां पे होता है स्पेसिफिक रीजन, उस स्पेसिफिक रीजन को क्या कहते हैं? एस्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एस्टोमियम कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? एस्टोमियम कहते हैं। एस्टोमियम ही ना कहते हैं। ठीक है। तो उसको एस्टोमियम कहते हैं। एस्टोमियम एक वैसा पॉइंट है एंथर पे, एस्टोमियम एक ऐसा पॉइंट है एंथर पे जो मैच्योर होता है, तो यहां से पॉलन रिलीज होता है, और पॉलन रिलीज होता है कैसे? एंथर वॉल टूट के। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेहिसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डेहिसेंस कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए
तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद जो येलो वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? इंडोथेशियम। क्या भाई? इंडोथेशियम। इस इंडोथेशियम को कौन बनाया? इंडोथेशियम को कौन बनाया? आर्कियोस्पोरियल सेल्स बनाया। कौन बनाया भाई? आर्कियोस्पोरियल सेल्स बनाया। ठीक है, अब इस इंडोथेशियम के बाद जो दूसरा लेयर होता है उसको कहते हैं मिडिल लेयर। क्या? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्यों कहते हैं? तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर याद करो, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है भाई? ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया और एंथर वॉल के बीच में, माइक्रोस्पोरेंजिया और एंथर वॉल के बीच में जो लेयर होता है ना, ये वाला सब लेयर है, ग्रीन है ना, इस लेयर, ये वाला जो लेयर है एंथर वॉल और माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच, ये सब जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? इस लेयर को क्या कहेंगे? इस लेयर को कहेंगे मिडिल लेयर। क्या कहेंगे? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है मिडिल लेयर। यहाँ पे तो क्या है कनेक्टेड, ये सब क्या है भाई? मिडिल लेयर है। तो मिडिल लेयर क्या होता है? एंथर वॉल यानी इंडोथेशियम और माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में जो वॉल होता है उसको क्या कहते हैं? मिडिल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर को भी कौन बनाया? आर्कियोस्पोरियल सेल्स बनाया। कौन बनाया? आर्कियोस्पोरियल सेल्स। तो ये हम बना देते हैं यहाँ पे मिडिल लेयर। क्लियर है मिडिल लेयर? चलिए, मिडिल लेयर के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां पे आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? बोलो ना, माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भाई? माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देता है। और इस अभी माइक्रोस्पोरेंजिया हालांकि बना नहीं है, लेकिन आगे चल के ये बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के वॉल को क्या कहते हैं? तो माइक्रोस्पोरेंजिया के वॉल को, आउटर वॉल को कहते हैं टेपेटम। क्या कहते हैं? टेपेटम। क्या कहते हैं भाई? टेपेटम कहते हैं। यानी मिडिल लेयर और स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स, यहीं पे बनेगा क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्यों कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया? क्योंकि यहाँ पे बनता है माइक्रोस्पोर्स। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर्स बनता है। ठीक है, तो मिडिल लेयर और माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच का जो वॉल होता है उसको क्या कहते हैं? टेपेटम। क्या कहते हैं? टेपेटम। और इस टेपेटम के अंदर अगर आप देखिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? टेपेटम के अंदर देखने को मिलेगा, बोलो ना क्या? स्पोरोजिनस सेल्स। क्या देखने को मिलेगा? स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोरोजिनस टिश्यू आगे डिफरेंशिएट होकर बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल। और इस पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस के बाद इसमें बनेगा क्या? इसके अंदर क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर्स बनेगा। हम आपसे पिछले क्लास में पूछे थे भाई कि आप मियोसिस और माइटोसिस के बारे में आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। चलिए, तो मियोसिस, यहाँ पे क्या था? मियोसिस होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस के बाद बनेगा क्या? माइक्रोस्पोर। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे भाई? हैप्लॉइड। चूंकि माइक्रोस्पोर बनता है इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्पेसिफिक सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया कहां पे है? माइक्रोस्पोरोफिल में है। कहां पे है? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोफिल में होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया में बनता है माइक्रोस्पोर्स। क्या बनता है? माइक्रोस्पोर्स। यहां तक क्लियर है? इस सारे वॉल को कौन बनाया? एक तो एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद जो भी सारे वॉल है जैसे कि इंडोथेशियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, टेपेटम हो गया, स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया, इस सबको कौन बनाया? इस सबको बनाया, बोलना कौन? आर्कियोस्पोरियल सेल्स। कौन बनाया? आर्कियोस्पोरियल सेल्स ने बनाया। चलिए देखते हैं, ये वाला फिगर क्लियर है? ये वाला फिगर अगर आपका क्लियर है
अच्छा, थोड़ा सा यहीं पे अगर हम बनाए हुए हैं तो इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में जूम करके आपको दिखाते हैं। एनसीईआरटी में क्या किया, इस छोटे से पोर्शन को कट किया और आपको जूम करके दिखाया। क्या करके दिखाया भाई? जूम करके दिखाया है, मतलब मैग्नीफाइंग करके दिखा दिया इस छोटे से स्ट्रक्चर को। ठीक है, यहाँ पे तो हम भी आपको दिखाने का कोशिश करते हैं छोटे से स्ट्रक्चर को। चलिए, सबसे बाहर एंथर वॉल में जो सबसे बाहर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? तो जो सबसे बाहर स्ट्रक्चर होता है वो होता है, क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। क्या होता है भाई? एपिडर्मिस होता है। तो ये हम आपको बना दिए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट बाद एक लेयर होता है, उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस के जस्ट बाद एक लेयर होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंडोथेशियम। क्या कहते हैं भाई? इंडोथेशियम। तो ये हो गया इंडोथेशियम। इंडोथेशियम के बाद 2 से 3 लेयर या 3 से 4 लेयर में छोटा छोटा इंडोथेशियम के बाद ये क्या होता है? बोलो ना, इंडोथेशियम के बाद अभी क्या था? मिडिल लेयर। क्या था भाई? मिडिल लेयर। तो ये आपको देखने को मिल रहा है मिडिल लेयर। समझ में आ गया? तो ये है मिडिल लेयर। आप नोट्स देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मिडिल लेयर के बाद क्या है? मिडिल लेयर के बाद है टेपेटम। क्या है भाई? टेपेटम। टेपेटम के जो सेल्स होते हैं ना, ये प्रोमिनेंट सेल्स होते हैं। इसके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? लार्ज न्यूक्लियस होता है। तो ये हम आपको लार्ज न्यूक्लियस बना देते हैं। टेपेटम का जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे ये लार्ज न्यूक्लियस होता है। हो सकता है टेपेटम के सेल्स के पास एक से अधिक भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहे, मोर देन 1 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रह सकता है। और टेपेटम के बाद क्या आएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल आएगा। टेपेटम के बाद क्या आएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट होकर बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हम आपको बना के दिखा देते हैं बहुत सारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो ये सब क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब हम फीमेल वाला पढ़ेंगे तो इसको मतलब फीमेल गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। लेकिन जब इसको हम एंड्रोसियम वाला पढ़ेंगे तब इसको, यानी मेल गैमेट के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तब क्या कहेंगे इसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है? या इसी को कहते हैं पॉलन मदर सेल। क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल। क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल कहते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या बनाए आर्कीस्पोरियल सेल से हम। आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल से एक तो बनता है वॉल लेयर। क्या बनता है? एंथर का वॉल लेयर बनता है। और दूसरा क्या बनता है? स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है या स्पोरोजिनस सेल्स बनता है। ये जो स्पोरोजिनस सेल्स बनते हैं ये इनर होते हैं कि आउटर होते हैं? ये इनर वॉल या इनर मटेरियल होते हैं। क्या? इनर मटेरियल हो गया। इनर मटेरियल को क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। और आउटर वॉल लेयर हो गया। क्या हो गया? आउटर वॉल लेयर हो गया। आउटर वॉल लेयर जो होता है ना, आउटर वॉल लेयर, ये 3 से 4 लेयर का होता है। कितना? 3 से 4 आउटर लेयर्स का बना होता है। जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट वॉल लेयर को क्या कहते हैं? अभी तो देखिए, क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। इनर लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है? इंडोथेशियम होता है। क्या होता है? इंडोथेशियम होता है। ये जो इंडोथेशियम होता है
इसके वॉल पे फाइब्रस थिकनिंग होता है। क्या होता है? फाइब्रस थिकनिंग होता है। और ये डेहिसेंस में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? डेहिसेंस में हेल्प करता है। मतलब जब पॉलन मैच्योर हो जाता है तो उसके डिस्पर्सन में हेल्प करता है। चलो उसके बाद इनर लेयर, इंडोथेशियम के बाद क्या था? मिडिल लेयर। क्या था भाई? मिडिल लेयर। ये जो मिडिल लेयर होते हैं ना, ये डिजेनरेट होकर स्पोरोजिनस सेल्स को या माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये डिजेनरेट होकर क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल को, ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो मिडिल लेयर के बाद क्या था? टेपेटम था। क्या था? टेपेटम। टेपेटम का भाई ये फंक्शन बहुत सारा होता है और टेपेटम का फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप अच्छे से सुनिए। पहला फंक्शन है टेपेटम का कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? लेकिन सर नरिशमेंट तो प्रोवाइड करता है, अभी आप बताया मिडिल लेयर। बिल्कुल, मिडिल लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन आप इमेजिनेशन कीजिए। एक तो हो गया ये अंदर वाला, क्या हो गया भाई? स्पोरोजिनस सेल्स। क्या हो गया? स्पोरोजिनस सेल्स। इसी के अंदर क्या है? यानी स्पोरोजिनस सेल ही डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल्स। ठीक है, अब ये अंदर है पॉलन मदर सेल्स। बनाता कौन है ये? इसको सॉरी, पॉलन मदर सेल को बनाता कौन है? स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स के आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? टेपेटम कहते हैं। और टेपेटम के बाहर क्या है? मिडिल लेयर। टेपेटम के बाहर क्या है? मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर और स्पोरोजिनस सेल्स के बीच में क्या आ गया? टेपेटम आ गया। तो ये मेडिएटर के जैसा काम करता है। मतलब मिडिल लेयर और स्पोरोजिनस सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के बीच एक मेडिएटर का काम करता है कि कितना न्यूट्रिएंट यहां से यहां पे जाना चाहिए। तो टेपेटम का एक ऐसा फंक्शन हम बोल सकते हैं कि भाई ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। किसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल को। टेपेटम क्या करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये भी डिजेनरेट होकर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा सकता है। याद कीजिए, टेपेटम का जो न्यूक्लियस था वो काफी प्रोमिनेंट था। ये बाई न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना टेपेटम सेल का, ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है। कैसा साइटोप्लाज्म होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं। टेपेटम के जो सेल्स होते हैं ये मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं। और यहां पे अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चल रहा है ना, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? टेपेटम का सेल करता है। उसके अलावा टेपेटम का सेल्स, याद करो, पॉलन ग्रेन पे हार्डेस्ट मटेरियल रहता है जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन को भी कौन बनाता है? स्पोरोपोलेनिन को बनाता है कौन? टेपेटम। कौन बनाता है? टेपेटम। उसके अलावा जो कंपेटेबिलिटी रिएक्शन होता है ना, किसमें? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच जो इंटरेक्शन होता है कि भाई पॉलन ग्रेन पिस्टिल पे जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है कौन? टेपेटम। तो टेपेटम का बहुत सारा फंक्शन हो गया। एक तो स्पोरोपोलेनिन का फंक्शन कराता है, दूसरा एक स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोटीन कॉम्पेटेबिलिटी रिएक्शन में काम करता है। किसमें काम करता है? कॉम्पेटेबिलिटी रिएक्शन में, कि भाई ये पॉलन ग्रेन जो सर्टेन पिस्टिल पे गया, ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन करता है, स्पोरोपोलेनिन का फंक्शन करता है, फॉर्मेशन करता है टेपेटम। एक स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव सेल होता है। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ये 1 से 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं, हाईली प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं। और ये इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। यहां तक क्लियर हो गया टेपेटम का फंक्शन। टेपेटम के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्पोरोजिनस सेल्स। ये स्पोरोजिनस सेल्स डिफरेंशिएट होता है। क्या होता है भाई? डिफरेंशिएट होता है, डेवलप होता है और डिफरेंशिएट होकर बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को कहते हैं पॉलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल या इसी को क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस के बाद वहां पे बनाया जाएगा क्या? माइक्रोस्पोर। क्या बनाया जाएगा? माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछिए। दूसरा, एनसीईआरटी पढ़ना आपको एकदम मस्ट है। एनसीईआरटी के बिना आपका पढ़ाई समझिए कि अधूरा है, इसलिए अभी के अभी एनसीईआरटी का एक रीडिंग दे दीजिए। एनसीईआरटी में कोई भी लाइन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, उसको आप जरूर पूछिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन आप कीजिए, एक तो बोर्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, और दूसरा प्रीवियस ईयर नीट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सीट में वो मस्ट है। उसके अलावा आपको समय मिलता है तो सीट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से बस 2 तरह के क्वेश्चन आपको करना एकदम मस्ट है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना, बनाते हैं, तो आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चलता है। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है एनसीईआरटी पढ़ने में, या फिर अगर आप कोई साइड बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट्स में जरूर पूछिए। थैंक यू।